सभी को नमस्कार। मैं प्रेम सिंह श्री सिद्धि विनायक शिक्षण संस्थान के स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 के प्रथम चैप्टर भारत का वैभवपूर्ण अतीत के पहले टॉपिक प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कल हमने बात की थी, इतिहासकार इतिहास का पुनर्निर्माण करता है। चूंकि हम अतीत को देख नहीं सकते, उसका प्रत्यक्षीकरण नहीं कर सकते, तो इतिहास के निर्माण के लिए जिन साधनों को उपयोग में लिया जाता है, जिन स्रोतों को उपयोग में लिया जाता है, जहां जहां से हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उन सब की हम यहां पर चर्चा करेंगे। इतिहास के स्रोतों को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं, एक पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत में जो मुख्य है, पहले नंबर पर अभिलेख, दूसरा उत्खनन से प्राप्त अवशेष, तीसरा सिक्के, मुद्राएं, मोहरे, चौथा स्मारक, पांचवा मूर्तियां व मंदिर और छठा शैल चित्रकला। पुरातात्विक स्रोतों के अंदर सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है अभिलेख। अभिलेख पूरे पुरातात्विक स्रोतों में से एक ऐसे स्रोत हैं जो सबसे ज्यादा हमें लिखित इतिहास उपलब्ध करवाते हैं। अभिलेखों को भी हमने आगे वर्गीकृत किया है। शिलालेख, जो बड़े शिलाखंडों पर उत्कीर्ण किए गए हैं, स्तंभ लेख, जो कुछ छोटे बड़े स्तंभों को बना के फिर उन पे जो लेख लिखे गए हैं, तीसरा गुहा लेख, जो गुफाओं के अंदर लिखे गए हैं, चौथा मूर्ति लेख, प्राचीन मंदिरों से कुछ ऐसी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं जिन मूर्तियों के ऊपर उनके पीछे कुछ लेख लिखे गए हैं, और अंतिम ताम्रपत्र लेख। इन सब पे विस्तार से चर्चा करेंगे हम। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेखों को सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, सबसे प्रमाणिक क्यों माना जाता है, इसका कारण है भी जो अभिलेख किसी राजा द्वारा लिखवा दिया गया, उसमें दोबारा परिवर्तन संभव नहीं है, कोई भी उसको बदल नहीं सकता है। या तो उन अभिलेखों को नष्ट किया जा सकता है, और अगर वो हमें प्राप्त हुए हैं तो निश्चित रूप से लिखने वाले ने जैसा उसमें लिखा है उसी हालत में हमें वो प्राप्त होते हैं। दुनिया के अंदर जो सबसे पुराना अभिलेख मिला है, सबसे प्राचीन अभिलेख हमें एशिया माइनर, मध्य एशिया के अंदर है, एशिया माइनर से मिला है बोगजकोई अभिलेख। ये दुनिया का सबसे प्राचीन अभिलेख है। इसमें वैदिक देवताओं का जिक्र हमें मिलता है। भारत के अंदर सबसे प्राचीन अभिलेख मिलते हैं सम्राट अशोक के। भारत में सबसे पहले अभिलेख लिखवाने का काम, खुदवाने का काम सम्राट अशोक ने किया। सम्राट अशोक से पहले एशिया के अंदर जो है ईरान के शासक दारा ने अभिलेख लिखवाए। कुछ इतिहासकारों का मानना है भी उसी का अनुकरण करते हुए सम्राट अशोक ने अभिलेख खुदवाए। सम्राट अशोक के हमें शिलालेख भी प्राप्त होते हैं और स्तंभ लेख भी प्राप्त होते हैं। दूसरे नंबर पे अभिलेखों के बाद हम बात करते हैं उत्खनन से प्राप्त अवशेष। प्राचीन इतिहास का जो स्रोत है, जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, जहां से हमें कोई अभिलेख नहीं मिला है, तो उसके इतिहास के निर्माण के लिए हम पूरी तरह से उत्खनन से प्राप्त जो सामग्री है उस पर निर्भर है। तो बहुत सारी सामग्रियां हमें उत्खनन से प्राप्त होती है। जैसे 11वीं क्लास के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता वाले चैप्टर में हमने बात की भी, वहां से हमें बहुत सारे मृद भांड मिले हैं,
विभिन्न प्रकार की वस्तुएं मिली हैं, जिससे हमने उनका कैसा उनका धार्मिक विश्वास था उसके बारे में पता चलता है, कैसा उनका सामाजिक जीवन था उसके बारे में पता चलता है। तो जिस कालखंड के बारे में हमें किसी भी प्रकार से कुछ भी लिखित सामग्री प्राप्त नहीं होती है, तो वहां इतिहास का स्रोत उत्खनन से प्राप्त अवशेष ही है। तीसरे नंबर पे पुरातात्विक स्रोतों के अंदर सिक्के, मुद्राएं या मोहरें ये आते हैं। तो बहुत सारे प्राचीन वंश ऐसे हैं जिनके सिक्के हमें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हुए हैं। तो उन सिक्कों से ही जो है उनके इतिहास पर काफी प्रकाश पड़ता है। इंडो ग्रीक शासकों के बारे में हम बात करेंगे। इंडो ग्रीक शासकों का जो इतिहास है वो लगभग सिक्कों पर निर्भर है, और भारत के इतिहास के निर्माण के अंदर भी सिक्कों का काफी बड़ा योगदान है। जैसे मैं बात करूं, अभी ऊपर हमने अभिलेखों की बात की, सम्राट अशोक की बात की, तो सम्राट अशोक के बहुत सारे शिलालेख और स्तंभ लेख हमें मिले, लेकिन उनकी भाषा जो है वो प्राकृत थी, लिपि ब्राह्मी थी। जिस टाइम ये मिले तो उसको पढ़ पाना संभव नहीं था। तो सबसे पहले जो जेम्स प्रिंसिप का नाम आता है, भाषाविद थे, उन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की, ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखे हुए अभिलेखों को पढ़ा। तो वो संभव कैसे हो पाया? वो संभव हो पाया इंडो ग्रीक शासकों के सिक्कों की वजह से। इंडो ग्रीक शासकों ने उत्तर पश्चिम भारत के काफी बड़े हिस्से पर काफी लंबे समय तक शासन किया। उन्होंने जो सिक्के जारी किए वो द्विभाषीय सिक्के जारी किए, जिनमें ग्रीक भाषा में भी लेख खुदा होता था और ब्राह्मी लिपि में और प्राकृत भाषा में भी जो है छोटा लघु लेख सिक्के के ऊपर, जैसे राजा का नाम, उसकी उपाधि वगैरह कुछ चीजें सिक्कों पर खुदी होती थी। तो वहां से जो इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के प्राप्त हुए थे, उनकी सहायता से जो है प्राकृत भाषा की जो शब्दकोश तैयार करके उसको पढ़ा गया अभिलेखों को। तो इस प्रकार सिक्कों का बहुत बड़ा योगदान है प्राचीन इतिहास के निर्माण में। इसी प्रकार से मुद्राओं का, मोहरों की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में भारी मात्रा में हमें स्टैंप्स मिली हैं, मोहरें मिली हैं। तो मोहरों से वहां के इतिहास के बारे में हमें पता चलता है, और बहुत सारी जो प्राचीन शासकों की मोहरें हमें मिली हैं उनके ऊपर लघु लेख भी खुदे होते हैं। तो उन लेखों को पढ़ के भी तत्कालीन समय के बारे में हमें इतिहास के निर्माण में सहायता मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता से जो विशाल मात्रा में हमें मोहरें मिली हैं, अब चूंकि सिंधु लिपि को अभी पढ़ा नहीं गया है, सफलता नहीं मिली है, तो हमें उसके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती। अन्यथा जो मोहरे हैं, तो मोहरों पर खुदे हुए लेख की वजह से उनका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है स्मारक। तो कुछ विशेष स्मारक, विशेष इमारतें जो अपने आप में एक इतिहास के प्रतीक हैं, बहुत कुछ कहते हैं, वो जिस काल से संबंधित स्मारक हैं वो उस कालखंड के इतिहास के निर्माण में काफी सहायता देते हैं। प्राचीन इतिहास में हम अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे स्मारक हैं। जैसे मोहनजोदड़ो से हमें विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ, हम उसकी बात करते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों से विशाल अन्नागार प्राप्त हुए हैं हमें। लोथल से गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। तो ये स्मारक क्या बताते हैं? अब जो मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, एक स्मारक है। अब इस स्मारक से ये बात सिद्ध होती है भी निश्चित रूप से सामूहिक रूप से किसी पवित्र स्नान का आयोजन किया जाता होगा। तो स्मारकों का भी अपना योगदान है। नेक्स्ट है मूर्तियां व मंदिर। तो मूर्तियां और मंदिर ये दोनों भी इतिहास के निर्माण में सहायक हैं। बहुत सारी प्राचीन मूर्तियों पर अभिलेख भी खुदे हुए हमें मिलते हैं। इसके अलावा अलग अलग शासकों ने अपने समय में विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया, जो उस कालखंड में जिससे संबंधित
वो शासक रहे तो वो मंदिर उनकी संपन्नता की गवाही देते हैं। अंतिम जो हमने बात की है इसमें शैल चित्रकला, तो पाषाण काल से संबंधित शैल चित्रकला हमने कक्षा 11 में इसके बारे में पढ़ा भी है। जैसे मध्य प्रदेश से भी हमें मिलते हैं, राजस्थान में भीलवाड़ा से भी हमें, और अरण्य दर्रा कोटा की हम बात करते हैं वहां से हमें शैल चित्रकला के नमूने मिलते हैं। पाषाण काल की जो हम बात करते हैं, आज से हजारों वर्ष पूर्व जब मनुष्य गुफाओं में रहा करता था, तो तब वहां उसने कुछ चित्र बनाए हैं। जैसा उसने देखा वैसे चित्र बनाने का उसने प्रयास किया। तो चूंकि पाषाण काल का जो इतिहास हम बात करते हैं, तो उस इतिहास की जानकारी के स्रोत के रूप में हम 2-3 चीजों पर निर्भर हैं। मुख्य रूप से पाषाणोपकरण, जो हमें पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए हैं, उनसे उस कालखंड के बारे में हमें जानकारी मिलती है भी उस समय मनुष्य का कैसा जीवन रहा होगा। अब उसी समय में कुछ शैल चित्रकला के उदाहरण हमें कई जगहों से मिलते हैं, तो जिससे हमें मनुष्य की चित्रकला के प्रति इतने प्राचीन समय में भी जो रुचि है उसके बारे में पता चलता है। तो ये है इतिहास को जानने का पुरातात्विक स्रोत। दूसरा जो है, दूसरा भाग जो हमने दूसरे भाग में बांटा था, वो है साहित्यिक स्रोत। जो लिखित प्रमाण के रूप में हमारे पास, लिखित स्रोत के रूप में हमारे पास उपलब्ध है इतिहास, तो साहित्यिक स्रोत को हम आगे 2 भागों में बांट देते हैं। पहला धार्मिक साहित्य, दूसरा धर्मेतर साहित्य। जितनी भी लिखित सामग्री हमारे पास उपलब्ध है, साहित्य के रूप में जो हमारे पास उपलब्ध है, उसकी सहायता से एक इतिहासकार इतिहास निर्माण का प्रयास करता है, इतिहास का सृजन करता है। इस पूरे के पूरे लिखित सामग्री को हमने 2 भागों में बांटा है, एक धार्मिक साहित्य, एक धर्मेतर साहित्य। एक वो साहित्य जो धर्म से संबंधित है और एक वो साहित्य जो धर्म के अलावा है। भारत के जो इतिहास के स्रोतों की हम चर्चा कर रहे हैं, तो यहां पर भी हमने इनको 2 भागों में बांटा है। और धार्मिक साहित्य में मुख्य रूप से हम 3 चीजों की बात करेंगे। सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य की बात करेंगे। ब्राह्मण साहित्य विशाल साहित्य है जो हमारे पास उपलब्ध है। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत सबसे प्राचीन ग्रंथ दुनिया का ऋग्वेद, उसकी हम चर्चा करते हैं। पहला वेद है ऋग्वेद और दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। उसके बाद बाकी 3 जो वेद हैं, यजुर्वेद, अथर्ववेद वगैरह, तो हमारे पास 4 वेद हैं। और इसके अलावा उपनिषद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अरण्यक हैं, वेदांग हैं। तो ये सब ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आते हैं। अभी हम विस्तार से ब्राह्मण साहित्य की चर्चा करेंगे। दूसरे नंबर पर आ जाता है बौद्ध साहित्य। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का उदय हुआ। विशाल मात्रा में हमारे पास बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य उपलब्ध है। बौद्ध साहित्य में मुख्य रूप से हम त्रिपिटकों की बात करेंगे। त्रिपिटक जो 3 विशाल ग्रंथ हैं बौद्ध साहित्य से संबंधित, विस्तार से हम इस दूसरे टॉपिक की बात करेंगे। तीसरे नंबर पर जैन साहित्य। जैन साहित्य में आगम साहित्य की चर्चा हम करेंगे। तो ये तीसरे नंबर का हमारा धार्मिक साहित्य रहेगा। तो धार्मिक साहित्य को हमने भारतीय इतिहास के स्रोतों में 3 भागों में बांटा है, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में हम वेदों की, ब्राह्मण ग्रंथों की, उपनिषदों की, अरण्यकों की और पुराणों की, इन सब की बात करेंगे। और बौद्ध साहित्य में त्रिपिटकों की और जैन साहित्य में आगम साहित्य की हम चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं धर्मेतर साहित्य। ऐसा साहित्य जो धार्मिक नहीं है, इसको फिर आगे हमने 2 भागों में बांटा है। एक भाग में तो हमने लिया है विदेशी साहित्य। जो विदेशी
भारत के भ्रमण पे आए या नहीं भी आए, फिर भी उन्होंने भारत के बारे में लिखा। तो ऐसा साहित्य हमारे पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है जिन्होंने भारत के बारे में बात की है। इनको मुख्य रूप से हम 4 भागों में यहाँ पर बांट रहे हैं। सबसे पहले यूनानी साहित्य, सबसे पहले यूनानियों ने भारत के बारे में लिखा। कल हमने बात की, इंडिया नाम जो है हमारे देश को यूनानियों ने दिया। प्राचीन ग्रंथ एक इंडिका की भी हमने बात की, मैक्सनीज ने लिखा, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। उससे पहले भी कई ग्रंथों के अंदर, जो इतिहास के पिता हेरोडोट्स को हम कहते हैं, उनका जो ग्रंथ है उसके अंदर भी उन्होंने भारत के बारे में बात की। तो यूनानी साहित्य, दूसरे नंबर पर चीनी साहित्य। तो बहुत सारे चीनी यात्री जो है बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, बौद्ध ग्रंथों की खोज में, या जो बौद्ध तीर्थ स्थल हैं उनके दर्शन करने के लिए समय समय पर भारत में आए और उन्होंने बड़े लंबे समय तक यहाँ पे निवास भी किया। और यहाँ से जाने के बाद उन्होंने भारत के बारे में लिखा, बौद्ध धर्म के बारे में लिखा। तो वो भी जो है इतिहास के स्रोत के रूप में हमारे पास विशाल मात्रा में उपलब्ध है। तीसरे नंबर पर है मुस्लिम साहित्य। तो बहुत सारे मुस्लिम यात्री भी प्राचीन काल से लेके मध्यकाल में जो है भारत के अंदर आए और उन्होंने भी, मुस्लिम यात्रियों के अंदर भी हम अरबों की बात भी करेंगे, तुर्कों की बात भी करेंगे, अलग अलग बात करेंगे। अंतिम है तिब्बती इतिहासकार। बौद्ध धर्म जब तिब्बत पहुंचा तो अनेक तिब्बती जो हैं वो भी बौद्ध धर्म के बारे में जानने या बौद्ध तीर्थ स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त करने, उनके दर्शन करने के लिए भारत आए और उन्होंने भारत के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में लिखा। ये भी इतिहास के स्रोत के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। दूसरा जो भाग है धर्मेतर साहित्य का, उसमें उसको हमने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले लौकिक साहित्य। देखो, एक होता है धार्मिक साहित्य, एक है लौकिक साहित्य। एक राजकीय साहित्य, एक लौकिक साहित्य। तो जो जिसमें लोगों के बारे में बात की गई है, आम लोगों से जो संबंधित है, आम लोगों के द्वारा लिखा गया है, आम लोगों के बारे में लिखा गया है, ऐसा साहित्य लौकिक साहित्य है। इसके भी हमारे पास प्रचुर मात्रा में ग्रंथ उपलब्ध हैं और इनसे उस तत्कालीन समय के इतिहास के बारे में जो है जानकारी हमें प्राप्त होती है। दूसरा है ऐतिहासिक साहित्य। तो भारत के अंदर हालांकि इतिहास के ग्रंथ जो हैं, जिसको हम विशुद्ध इतिहास कह सकें, ऐसे ग्रंथ हमें प्राचीन भारत से संबंधित बहुत कम मिलते हैं। देखो, कुछ विदेशी जो इतिहासकार हैं या विद्वान हैं, उनका मानना है भी प्राचीन काल में भारतीयों को इतिहास के बारे में जानकारी नहीं थी। ये मानना बिल्कुल गलत है। भारतीयों को अति प्राचीन काल से इतिहास के बारे में निश्चित रूप से जानकारी थी। सर्वप्रथम जो इतिहास शब्द है, इसका उल्लेख हमें वेदों में मिल जाता है। अथर्ववेद के अंदर हमें इतिहास का उल्लेख मिलता है। तो ये बात कहना भी जानकारी नहीं थी, सही नहीं है। लेकिन जैसी आधुनिक समय में इतिहास की परिभाषा दी जाती है, इस परिभाषा को केंद्र में रख के हमारे यहाँ कभी इतिहास नहीं लिखा गया है। फिर भी जो वर्तमान समय में हम जिसको इतिहास मानते हैं, उस हिसाब से एक ग्रंथ है जिसको हम विशुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ कह सकते हैं, वो है कलहन की राजतरंगिणी। इसमें कश्मीर का इतिहास है। राइटर का नाम है कलहन। इसने राजतरंगिणी लिखी, इसके अंदर कश्मीर का इतिहास है। इसको विशुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ हम कह सकते हैं। तो ऐतिहासिक साहित्य के अंदर मुख्य जो हम बात करेंगे वो पुराणों की करेंगे। जो पुराण है ये ऐतिहासिक ग्रंथ है, लेकिन ये विषय शैली में लिखे गए हैं भी ऐसा होगा इस प्रकार से। तो ज्यादा प्रमाणिक इनको नहीं माना जाता है, लेकिन ऐतिहासिक सामग्री इनमें जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तीसरे नंबर पे आता है विशुद्ध साहित्य, जो बिल्कुल साहित्य की बात है। यहाँ पे इसको आगे 4 भागों में हमने बांटा है। पहला काव्य, दूसरा कथा, तीसरा नाटक और चौथा नीति शास्त्र। तो इन सब के भी जो है सैकड़ों ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे।